हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रसायन विज्ञान के अगले टॉपिक पे। और रसायन विज्ञान कक्षा 10 के विज्ञान का जो रसायन विज्ञान खंड है, इसमें हम लोग पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रासायनिक समीकरण का। इसके पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो लिखे जाते हैं, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें 5, 6, 7, 8 प्रकारों की चर्चा हुई थी। संयोजन अभिक्रिया थी, वियोजन अभिक्रिया थी, इसके अलावा उसमें उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन, इन सब प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा हम लोग इसके पहले के वीडियो सेशन में कर लिए हैं। अब हम लोग को जो चर्चाएं करनी है मुख्य रूप से वो रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए और इस रासायनिक समीकरण के लाभ क्या हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले फोकस कर लेंगे इसके पहले के सेशन में जितनी चर्चाएं हुई थी। तो इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा था और रासायनिक अभिक्रिया में ये बात सामने आई थी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये पूरी की पूरी घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे हम लोगों ने पहचाना था कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, पूरे अभिक्रियाओं में उसके जो पदार्थ थे उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जा रहे थे, ताप में परिवर्तन हो जा रहा था। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो चुकी थी। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो थे वो अलग अलग प्रकार थे। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते थे, ये संयोजन अभिक्रिया था। इसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता था। दूसरी बात वियोजन अभिक्रिया की गई थी। वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि वियोजन अभिक्रिया में किसी बाह्य फैक्टर के कारण, किसी बाह्य दाब या बाह्य ताप के कारण वो जो यौगिक था वो टूट जाता था। और किस में टूटता था, जो उसके अवयवी तत्व होते थे यानी जिससे मिलकर के वो बना होता था उसी में टूट जाता था। और इस तरह से वो वियोजन अभिक्रिया का होता। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या था, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती थी उसमें उष्मा निर्मुक्त होती थी और उष्माशोषी में क्या होता था, उष्मा ली जाती थी। और उसी तरह ऑक्सीकरण और अपचयन में पढ़ा गया था। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तत्वों के परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मुख्य रूप से जो था पहचान। और फिर अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, गेन कर लेता है। इसी तरह से फिर जब दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को आपस में मिला दिया गया था तो एक नाम आया था रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटनाएं एक साथ घटती हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक की बात जो है इसके पहले हो चुकी थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण का। रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो उस रासायनिक अभिक्रिया में बात ये आएगी थी सामने कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते थे तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहला रहे थे। लेकिन अगर हम समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या है, तो समीकरण में हम इस चीज़ को लेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, ध्यान से सुने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो चाहे तत्वों के परमाणु हों चाहे तत्वों के अणु हों, वो जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको जब हम संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं, उनको जब हम संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं तब जो हमको रिएक्शन मिलता है, जब हमको अभिक्रिया जो प्राप्त होती है तब वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं सीधे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो बनने वाले उत्पाद हैं उनको भी और भाग लेने वाले जो उसमें पदार्थ हैं उनको भी, दोनों को जब हम संयुक्त रूप से छोटे छोटे संकेत के रूप में लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, तो वो पूरी घटना कहलाती है रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से परिभाषा अगर हम रासायनिक समीकरण का देखें तो हम बड़े आसानी से इस तरह से उसको देख सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको भी जब हम संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, उनको हम तब इस पूरी घटना को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण है। अब जैसे मान लीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
अब जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीशियम है, Mg है, ठीक है, और उसे वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है यानी Mg+O2, तो ये आपका बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है यानी MgO। तो इस तरह से ये आपका जो पूरा का पूरा घटना हुआ, ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। और चूंकि मैग्नीशियम, अब हम बड़े में नहीं लिख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो ये संकेत के रूप में लिखा जाएगा। तो संकेत के रूप में जब लिखा जाता है तो ये पूरा का पूरा जो घटना घट रहा है, ये जो लाइन हमको मिल रही है, ये हमारा रासायनिक समीकरण यही कहलाता है। यानी अभिक्रिया को जब हम संकेत के रूप में लिख देते हैं तो ये हमारा कहलाता है कि ये रासायनिक समीकरण है। अब इसमें तत्वों के परमाणु हैं। फिलहाल अभी हम संतुलन करने की विधियों को जब देखेंगे तो संतुलन करेंगे भी, और कैसे संतुलन किया जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ वैसे देख लें अगर हम लोग सीधे, तो यहाँ Mg है, यहाँ O2 है, यहाँ MgO है, यानी ऑक्सीजन 2 है इधर, तो इधर भी 2 होना है, तो यहाँ पे 2MgO हो जाता है। अब फिर बात आती है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, मैग्नीशियम यहाँ 2 है, इधर भी 2 करना है, तो जाहिर सी बात है 2 से गुणा कर देंगे तो 2 इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये 2 से गुणा कर देंगे, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी संख्याओं से करते हैं, इन सबको जानने के लिए ही जो टॉपिक होगी वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों की जब चर्चा हम लोग करेंगे तब देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। ये अनुमान विधि बोला जाता है, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड। यही आपके यहाँ कक्षा 10 में सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड ही है कि जिससे आप किसी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारा हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ, और ये संतुलित भी है। तो हमें इसमें क्या मिला कि जो मैग्नीशियम था और जो ऑक्सीजन था, दोनों आपस में मिले और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी कहने का मतलब क्या था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले तो एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ये पूरी की पूरी घटना रासायनिक अभिक्रिया हुई। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ थे, जो तत्व थे, उनको जब हम संकेत के रूप में लिख दिए, उनको जब हम शॉर्टकट में लिख दिए, तो ये हमारा का पूरा रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी ये हमारा जो होगा वो समीकरण होगा। और कौन सा समीकरण होगा? रासायनिक समीकरण होगा। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण ये आपके सामने, और रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा हम लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग ये रासायनिक समीकरण थे। ठीक है, अब इस तरह से देख रहे हैं कि एक विशेषता हमें इसमें नजर आ रही है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में 2 स्टेप होता है, 2 पद होता है। ठीक है, तो एक रासायनिक समीकरण में 2 स्टेप हैं और दोनों स्टेप आपके सामने बिल्कुल एकदम दिख रहे हैं। एक देख रहे हैं कि तीर के बाईं तरफ है और एक जो है तीर के दाईं तरफ है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में 2 पद होते हैं, एक तीर के बाईं तरफ और एक तीर के दाईं तरफ। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि जो तीर के बाईं तरफ होते हैं इनको हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो तीर के दाईं तरफ होता है इनको हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण की यह एक विशेषता है कि इसमें 2 स्टेप होता है, 2 पद होता है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो जो बाईं तरफ होता है उसे अभिकारक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दाईं तरफ है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण की एक बहुत खास विशेषता, 2 स्टेप होते हैं, दायां और बायां। दायां प्रोडक्ट होता है, बायां अभिकारक होता है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को देखें कि आखिर ये जो रासायनिक समीकरण है इसे लिखा कैसे जाए। इसके लिखने की विधियां हमें जानना है कि जैसे हमने तो बड़े आसानी से कह दिया Mg+O2 और तीर दे करके MgO। तो ये तीर दे करके और फिर प्लस ये सब, तो ये पूरे लिखने के स्टेप्स होने चाहिए। फिर कैसे हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। अगर जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि भाई मैग्नीशियम है, वो खुले वायु में छोड़ दिया गया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लिया, अब इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो जब हमें लिखने की विधियां पता होगा तब तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये आसानी से कह दिया गया कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर या Mg को O2 से क्रिया कराने पर। तो इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियों की जानकारी होना जरूरी है। तो हम लोग अब रासायनिक समीकरण जान चुके, रासायनिक समीकरण की एक महत्वपूर्ण खास विशेषता जान चुके, 2 स्टेप दायां और बायां। अब हम लोग रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं उनके लिखने की विधियों की चर्चा करेंगे। यानी रासायनिक समीकरण लिखने की विधि।
कैसे रासायनिक समीकरण को हम लिखेंगे। तो लिखने के लिए तमाम छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, ठीक है। आइए हम एक एक स्टेप की चर्चा करते हैं, एक एक स्टेप के। यानी अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें कि सबसे पहले हम किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले अगर हमें देखना हो तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है, ये बात हमें पहले पता चली कि दो स्टेप होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग एक काम करते हैं कि जो अभिकारक होता है वो अभिकारक बाईं तरफ और उत्पाद जो होता है वो दाईं तरफ लिखे जाते हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में एक तीर लगाया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप में ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम क्या करते हैं, एक तीर लगाते हैं। और तीर लगाते हैं और ध्यान देना है, तीर में ये स्टेप होती है, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ ऐसे आपको दिखाई देगा, नोक होगा और एक इसका परिमाण बताएगा। तो इस तरह से ये लगाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो है वो घटित हो रहा है कहाँ, बाएं से दाएं की तरफ। यानी अभिकारक मिल करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ, यानी इधर की तरफ जा रहा। तो इस तरह से ये शो करता है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखने की विधि में ये हमको पता करना है और लिखना भी है कि ये फर्स्ट स्टेप में यही होगा कि जो भी अभिक्रिया घटित होगी उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी अभिकारक और बनने वाले उत्पाद के बीच में एक तीर लगाया जाता है। तो इस तरह से ये पहला स्टेप हमारा हो गया कि जब किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारक और बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद के बीच में क्या करते हैं, एक छोटा सा तीर लगा देते हैं। ये स्टेप फर्स्ट की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान नहीं देना, तीर के बाईं तरफ जो होगा वो अभिकारक और दाईं तरफ उत्पाद। चलिए स्टेप सेकंड की बात करें। दूसरे नंबर पे हम किस चीज को ध्यान में रखते हैं, दूसरे नंबर पे हम ये देते हैं कि जो अभिकारक हैं वो अभिकारक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले। तो जो अभिकारक हैं उनके मध्य में हम लोग क्या करते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं, जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर संयुक्त होकर, तो जब जुड़ेंगे तो समीकरण के रूप में हमको जब रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, तो उनके बीच में हम लोग धन चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अभिकारक यहाँ एक है, ठीक है, और इसके साथ दूसरा जो मिलता है वो भी कहलाएगा अभिकारक सेकंड, हम उसको मान लें। इसको हम अभिकारक फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम अभिकारक सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। और फिर तीर पहले स्टेप पर और फिर हमारा बनेगा प्रोडक्ट, उत्पाद बन जाएगा। तो इस तरह से दूसरे स्टेप में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो अभिकारकों के मध्य में हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ सी होगा, कार्बन होगा, और एक भाग लेने वाला पदार्थ क्या होगा, O2 होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से दोनों जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। और इस तरह से इसको जब इधर निकालेंगे प्रोडक्ट बनेगा, तीर लगाएंगे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे उत्पाद बनेगा CO2। तो यहाँ नहीं प्लस लगाना क्योंकि ये तो उत्पाद बन रहा है, ये तो संयुक्त रूप से बन रहा है, ये तो संयुक्त रूप से इसका रिजल्ट है, लेकिन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीर का निशान प्लस का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम लोग किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, दूसरे स्टेप में यही ध्यान रखते हैं कि अभिकारकों के बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगता है, ठीक। चलिए अब तीसरे स्टेप की बात कर लें, स्टेप 3। तीसरे स्टेप की बात करें कि जो भी अभिकारक हैं और अभिक्रिया घटित हो रही है, तो जैसे ये तीर अगर हम दे रहे हैं और यहाँ से उत्पाद सीधे एक दिशा में जा रहा है, यहाँ भी तीर दे रहे हैं और उत्पाद बन रहा है, अभिक्रिया सीधे एक दिशा में हो रही है। लेकिन इन केस किसी कारणवश यदि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है और वो रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, वो रासायनिक अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय के लिए क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हो उसे हम लोग उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
तो और उत्क्रमणीय में क्या होता है कि हमें इस तरह से हाफ एरो लगाना पड़ता है और दोनों दिशाओं में लगाना पड़ता है। हाफ हम बाएं से दाएं की तरफ लगाएंगे और हाफ फिर दाएं से बाएं की तरफ लगाएंगे। इन केस यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है और वो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो इस तरह की है कि उत्क्रमणीय है, कैसी है वो? उत्क्रमणीय है। तो ऐसे सिचुएशन में रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, इसकी चर्चा हम स्टेप 3 में कर रहे हैं। अब कैसे ही हम उसको जो है पूरा कर ले रहे हैं, स्टेप 3 में जब हम उसको लेकर के चलेंगे तो हमको ये होगा कि यदि अभिक्रिया कोई उत्क्रमणीय है, अर्थात अभिकारक और अभिकारक मिल करके उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद टूट भी रहा है, किसमें? उसी में, अभिकारकों में आपस में। यानी कहने का मतलब बाएं और दाएं दिशाओं, दोनों दिशाओं में होती है। तो शीर्ष वाले जो तीर हैं उनको हम इस तरह लगाते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी तीर दाएं से बाएं की तरफ अर्ध शीर्ष लगाएंगे, अर्ध तीर, और फिर बाएं से दाएं की तरफ लगाएंगे। इस तरह से दाएं से बाएं होगा और बाएं से दाएं होगा, इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, इसको हम स्टेप 3 का ले रहे हैं। बीच में हम तीर इस तरह से लगाएंगे, ये आपका तीर होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को ले लें। मान लीजिए अगर एक है N2 है और +3H2 है, ठीक है, और आपका ये बन रहा है 2NH3, यानी अमोनिया बन रहा है। लेकिन बाह्य फैक्टर के कारण, चूंकि हम लोगों को वियोजन में देखा है कि बाह्य फैक्टर ताप दाब के कारण ये आपस में अगर मान लीजिए जिससे मिलकर बना फिर उसी में वियोजित हो रहा, खंडित हो रहा, टूट रहा, तो ये इस दिशा में भी आएगा। तो एक तो आपका हो गया इस दिशा में बन रहा है और एक इस दिशा में बन रहा है। तो ऐसे हम तीर नहीं देते हैं, इधर नहीं कि इस दिशा में बन रहा और इधर से भी दे देंगे और इस दिशा में बन रहा तो इधर से, तो ये तो पूर्ण रूप से इस तरह से गलत होगा। जब भी हम इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया आएंगी उत्क्रमणीय का, वो हम जो निशान देंगे तीर का वो अर्ध होगा, अर्ध शीर्ष का, यहाँ ऐसे लगाएंगे और फिर जब बाएं से दाएं की तरफ आएगा तो इस तरह से हम लगाएंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो घटित हो रही है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और समीकरण को ऐसे हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन हमारा आएगा ये आपका स्टेप 3 का होगा। अब स्टेप 1 आपके सामने है अभिकारक और स्टेप 2 अभिकारक के बीच में प्लस का। स्टेप 3 अगर उत्क्रमणीय हो जाए तब की सिचुएशन क्या होगी, अब एक निगाह इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेंगे, फिर आगे की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे स्टेप्स क्लियर हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखेंगे और लिखने के तरीके स्टेप बाय स्टेप ये है। ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही हैं कि अभिकारक बाईं तरफ होगा, उत्पाद दाईं तरफ होगा, अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। और अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो हम अर्धशीर्ष लगाएंगे, ठीक, ओके। अब हम किसी रासायनिक समीकरण को जो लिखे हैं, जो रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां भी हमको पता चल गई हैं, लेकिन आखिर ये रासायनिक समीकरण जो बन रहा है, इस रासायनिक समीकरण का लाभ क्या है, इसका फायदा हमको क्या है, क्यों हम रासायनिक समीकरण को लेकर के चलेंगे, तो हम लास्ट में रासायनिक समीकरण के इस टॉपिक में रासायनिक समीकरण के लाभ की चर्चा करेंगे कि आखिर इन रासायनिक समीकरणों से हमें क्या लाभ होगा, रासायनिक समीकरण के लाभ, ठीक है। क्या होगा लाभ रासायनिक समीकरण से, तो जाहिर सी बात है रासायनिक समीकरण में हम लोगों को क्या पता चला कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो तत्वों, परमाणुओं, अणुओं या द्रव्यों या जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको शॉर्टकट में लिखा गया है, वही रासायनिक समीकरण है। इससे लाभ क्या है, पहली बात तो ये चीज है कि लाभ जो है वो ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, मतलब पहला लाभ तो हमारा यही है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी अभिकारक और प्रोडक्ट यानी उत्पाद हैं उनके तत्वों के परमाणुओं का हमें ज्ञान हो जाता है। भाग लेने वाले, जैसे कहा गया कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के तत्वों के परमाणु और अणु हमें पता चल जाएंगे। तो पहला लाभ तो हमें ये होगा कि हमें जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनके अणुओं, परमाणुओं के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरा लाभ हमारा क्या होगा, अगर किसी रासायनिक समीकरण की हम बात करते हैं, दूसरा लाभ क्या होगा, दूसरी बात ये चीज हो जाएगी कि अगर किसी रासायनिक समीकरण हम देखते हैं तो उसके द्वारा पदार्थों के परमाणुओं की संख्या का ज्ञान हो जाता है। किसका ज्ञान हो जाता है, संख्या का। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिया था Mg + O2 का, तो आपका बना था 2MgO,
ठीक है। स्टेप यहाँ हमने किया था संतुलित डायरेक्ट, तो इस तरह से ये आपका कंडीशन था। तो ये रासायनिक समीकरण है। तो पहला लाभ तो हमें क्या मिला, पहला लाभ तो हमें मिल गया कि अभिकारक और उत्पाद पता चल गए, अभिकारक और उत्पादों के हमें अणुसूत्र पता चल गए। और दूसरा लाभ हमें क्या मिला, इन उत्पादों या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के हमें जो परमाणु हैं उनकी संख्या पता चल जा रही है। देख रहे हैं Mg की संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी देखें तो Mg की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2। तो इस तरह से हमें संख्या पता चल जा रही है। तो ये हमारा लाभ हुआ कि समीकरण से हमें संख्या पता चल जा रही है। समीकरण से पहला लाभ क्या हुआ, हमें अभिकारक और उत्पाद पता चल जा रहे हैं। तो इस तरह से फिर अगर हम तीसरे लाभ की चर्चा करें तो तीसरा लाभ हमारा क्या होगा कि इनमें जो भी भाग ले रहे हैं पदार्थ, ठीक है, अभिक्रिया में, अभिकारक हों या प्रोडक्ट हों, भाग लेने वाले पदार्थों की हमें तीसरा लाभ क्या है, अवस्था पता चल जाता है। क्योंकि द्रव्य की 3 अवस्थाएं कक्षा 9 से जानते हुए चले आ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे महत्वपूर्ण 3 अवस्था भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इस तरह से ये अवस्था पता चल जाता। जैसे सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके आपका बनता कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका जो है वो ठोस है और ये क्या है, गैस है। और प्रोडक्ट भी हमारा क्या बना, गैस। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण से हमें ये तो और लाभ हो गया। लाभ क्या हो गया कि हमें इनकी अवस्थाओं का पता चल गया। क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के उत्पादों का हमें अवस्था पता चल जाता है। जैसे ये ठोस है, ये गैस है और ये गैस है। तो इस तरह से हमें तीसरा लाभ हो जाता है कि ये अवस्थाएं क्या होती हैं। और चौथा लाभ क्या होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या, कि जो रासायनिक संयोग के नियम हैं, कुछ नियम आप कक्षा 9 में पढ़ करके आए थे, कुछ नियम अभी आप जो है कक्षा 11 में पढ़ेंगे। यहाँ भी थोड़ी चर्चाएं होंगी। तो जो एक नियम उसमें था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसकी पुष्टि हो जाती है। किसी रासायनिक समीकरण को ध्यान से अगर देखा जाए तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। द्रव्यमान संरक्षण में क्या था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की जो द्रव्यमान होते हैं वो जब उत्पाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके द्रव्यमानों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। यानी जितना द्रव्यमान तीर के बाईं तरफ होगा उतना तीर के दाईं तरफ होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये कार्बन है और कार्बन 60 ग्राम है। कितना ग्राम है, 60 ग्राम है। और ऑक्सीजन जो है वो 40 ग्राम है। तो मिल करके कितना हुआ, प्लस का चिन्ह, 100 ग्राम हुआ। यानी टोटल हमारा हो गया 100 ग्राम। और जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बनता है 100 ग्राम। तो इस तरह से इनमें द्रव्यमानों में इनके किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो इस तरह से जो अवस्था है वो पता चल जाती है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। तो इस तरह से जो रासायनिक समीकरण है इनसे ये तमाम प्रकार के लाभ आपको मिले। 3-4 लाभ सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। किसी भी पदार्थ में जो समीकरण में जो भाग ले रहे हैं पदार्थ की अवस्था का पता चल जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है, उसकी अणुओं परमाणुओं का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण के बारे में इतनी चीज़ें थी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने आज के सेशन में क्या देखा कि जो रासायनिक समीकरण है क्या होता है। जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम उनके अणुओं को, हम उनके तत्वों के परमाणुओं को संकेत में लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे लिखते हैं, लिखने की विधियाँ आपको बताई गई। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम लोग तीर लगा देते हैं। दूसरे में क्या था, अभिकारकों के बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके परमाणुओं की संख्याओं को भी हम काउंट करते हैं। तो ऐसे तमाम स्टेप थे जिनके आधार पर रासायनिक समीकरण को भी लिखा गया था। ठीक है, फिर रासायनिक समीकरण के लाभ क्या थे, लाभ आपके सामने था 3-4 लाभ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये चीज़ है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। और महत्वपूर्ण है अवस्था जो होती है वो हमें पता चल जाता है, कौन ठोस अवस्था में है, कौन गैसीय है, कौन द्रवीय है, इस तरह से हमें पता चल जाता है। तो ठीक है, तो आज के सेशन में आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले सेशन में हम लोग इस स्टेप की चर्चा करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।